गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है आज का न्यू टॉपिक जो है वो है आउटसोर्सिंग। चलिए, आउटसोर्सिंग समझने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको कुछ बताता हूँ, जिससे कि आपको फिर ये आउटसोर्सिंग कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है आजकल हमारे पास क्या है, बहुत सारे और काम रहते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताऊँ जो आपका रियल लाइफ से एग्जांपल है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि धान काटने के बाद, धान जो कटाई हो रही है उसके बाद अब गेहूँ बोने का समय आ जाता है। तो आपके पेरेंट्स लोगों का क्या रोल रहता है? पेरेंट्स लोगों का घर में, देखो आपके पेरेंट्स का क्या है, घर में भी बहुत काम है उनका, हो सकता है ऑफिस भी हो, जॉब भी हो, उसके अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं। अब उनको क्या करना है, एक फोकस, अब आप मान लिया जाए आपके पेरेंट्स के या आपके कुछ सारे आपके खेत हैं या फिर आपके क्या बोल सकते हैं फील्ड्स हैं जहाँ पर को आप गेहूँ बोते हैं। इन फील्ड्स में जनरली पुराने समय में क्या होता था, ये लोग क्या करते थे कि इसमें पूरा का पूरा अटेम्प्ट यानी कि पूरा का पूरा समय यूज़ कर देते थे इसमें, बुआई करने में, इसको जैसे प्लॉ करने में, जोतने में, जिसके कारण क्या होता था कि टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता था। टाइम वेस्ट होने के साथ साथ क्या होता था कि क्वालिटी भी नहीं आती थी। आजकल क्या है सिस्टम, आजकल क्या है, हम सारे लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्सन को हायर कर लेते हैं जिसके पास एक ट्रैक्टर है, ठीक है, और वो ट्रैक्टर वाला विद इन फ्यू मिनट्स आपके खेत को प्लॉ कर देता है, जोत देता है और आप आराम से बुआई कर लेते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि हमें ट्रैक्टर, देखो हम अगर इसको इंडिविजुअली खोदते या फिर किसकी मदद से खोदते, लेबर इंटेंसिव टेक्निक की मदद से खोदते तो काफ़ी समय बर्बाद होता, उसी के साथ पैसा बर्बाद होता और वो क्वालिटी भी नहीं आती जो इसके साथ आती है। लेकिन क्या हुआ कि ट्रैक्टर जो हमने हायर किया, हायर मतलब किराए पे लिया हमने, पर मिनट के हिसाब से हमें लगभग 600-700 रुपये ही देने पड़े, और 600-700 रुपये में हमारा लगभग जो जितना भी हेक्टेयर या फिर जितना भी बीघा ज़मीन थी उसमें हमने अपना अनाज बो दिया है। इसके लिए हमें कोई भी ट्रैक्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल हमने उसका क्या किया, यूज़ किया किराए पे, हमने किराए पे यूज़ किया। अब इसमें क्या है कि देखो हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना, हम ऐसा भी कर सकते थे, हम ट्रैक्टर को खरीद सकते थे जिसकी कॉस्ट लगभग 2-2.5 लाख रुपये आती, ठीक है, फिर उसको चलाना सीखते, इट विल टेक टाइम एज वेल एज प्रैक्टिस, और उसके बाद हम खेत में बोते। तो यानी कि ये जो कॉस्ट है ये भी तो हमें काफ़ी पड़ जाती। तो हमने इसकी जगह ये वाला ऑप्शन क्यों चुना, हमने इसलिए ऑप्शन चुना क्योंकि हम क्या करते थे, हमारी जो कोर प्रैक्टिस है वो खेत बोना नहीं था। हमारी जो कोर प्रैक्टिस है वो क्या है, हमारी जो मेन प्रैक्टिस है वो है कि जो पेरेंट्स की कि घर का ख्याल रखना है, ऑफिस जाना है, अब जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखना है, घर की देख रेख करनी है। जो खेत में अनाज बोना है दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी, ये क्या है, सेकेंडरी। अगर नहीं भी बोएंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमने इस काम के लिए क्या करा, एक हायर किया, सर्विस को हायर किया। तो ये जो सर्विस हायर कर रहे हैं इसीलिए बोले आउटसोर्सिंग। हमने खुद नहीं किया, हमने दूसरे को हायर करके वो सर्विस ली जिसमें वो निपुण था। हम इसमें इस काम में निपुण नहीं थे अभी। वी आर नॉट सो एफिशिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लॉइंग एज वेल एज ग्रोइंग द सीड्स। हम उसमें क्या नहीं थे, इतने निपुण नहीं थे, उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ी। ये एक एग्जाम्पल है केवल, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। हम केवल कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे अपनी कोर एक्टिविटी में। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया होता तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन किधर होता, प्लॉ में चला जाता, और हम फिर घर की देखभाल नहीं कर पाते, ठीक है, कब खाना बन रहा है कब खाना मिल रहा है कुछ नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो केवल थोड़ी सी फीस देकर हमने क्या कर दिया, हमने अपने घर का भी ख्याल रख पाए, और साथ ही साथ हमारे क्या हो गए, फील्ड्स भी जो कल्टीवेशन के लिए यानी कि आपकी खेती के लिए अवेलेबल हो गए। तो ये ही है हमारा आउटसोर्सिंग। अब इस आउटसोर्सिंग से फ़ायदा क्या हुआ, देखो हमें, अगर हमको ये ज़रूरी होता कि हमें खेत भी बोना है, भाई घर का भी ध्यान रखना है, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें करना पड़ता था कि भाई पहले तो जो ये बैल वगैरह हैं पुराने समय में जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, अब उनकी खोजबीन करो या फिर खुद अपने घर में जो ये आपके जैसे हम बोल सकते हैं कि बैलों को अनाज दो, खिलाओ पिलाओ, और फिर जो खेती होती है साल भर में 2 या 3 बार, तो उस समय उनका यूज़ किया जाए। तो ये भी एक कॉस्ट है क्योंकि उनकी देखभाल करनी है,
फिर उनको अनाज देते रहना है, एक काम आपका बर्डन बढ़ जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या है कि आपको अगर ट्रैक्टर खरीदते हो तो आपको 2-2.5 लाख रुपए पड़ेंगे, फिर उसको आपने सीखना है तो इसमें भी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। तो फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि हमें तो देखो साल भर में 1 या 2 बार ही तो करना है काम, आपको तो 1 या 2 बार ही करना है काम, तो 1 या 2 बार के लिए ट्रैक्टर खरीदने की ज़रूरत ही क्यों है। हम केवल ऐसा क्यों ना करें कि हम इसको क्या करें, किराए पर ले लें, इसे बोल सकते हैं किराए पर, या किसी की सर्विस ले लें और उस सर्विस का उसे पर मिनट का पेमेंट करते रहें। तो यही है हमारी क्या है, आउटसोर्सिंग मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, जो उसके लिए ऑक्सिलरी है, सेकेंडरी है, ध्यान रखना प्रिंसिपल नहीं है, मेरे लिए या आपके लिए या किसी और के लिए, मेरा जैसे काम है टीचिंग का, तो मेरा ये प्रिंसिपल काम है। लेकिन अगर जैसे मैं कहूँ कि हाउस होल्ड के काम के लिए या खेत की बुआई के लिए या खेत को खोदने के लिए, तो वो मेरा क्या है, सेकेंडरी काम है। अगर मैं उस काम के लिए किसी को हायर करता हूँ और हायर करके उसकी सर्विस का पेमेंट करता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 2 पार्टीज़ के बीच में, तो ये क्या कहलाता है आपका आउटसोर्सिंग इज द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बाहरी पर्सन से कि भाई आप ये वाला काम करके दे दीजिए। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट में उसी पर्सन से को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जो उस काम में निपुण होता है, आपने जनरली देखा होगा, एडवर्टाइज देखे होंगे, बहुत सारे एडवर्टाइज देखे होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी, जैसे आप देखते हैं कोक का देख लो या फिर पेप्सी का देख लो, तो वो आप तरह तरह के एडवर्टाइज देखते हैं। क्या ये कंपनी बनाती है क्या? नहीं, ये कंपनी नहीं बनाती हैं। कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, इस पे काम है। उसकी एडवर्टाइजमेंट का काम किसको दिया जाता है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि ये बोला जाता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट के लिए आप एडवर्टाइज बनाइए। देखो, जो कंपनी है उसके पास इतनी एफिशिएंसी नहीं है, किसके रिगार्डिंग? एडवर्टाइज बनाने के रिगार्डिंग। उसको ये प्रोफिशिएंसी नहीं प्राप्त है, उसको प्रोफिशिएंसी प्राप्त है किसके लिए? वो प्रोडक्ट को अच्छा बना सकती है। उसकी जो मेन यूएसपी है, जिसे बोल सकते हैं कि जो मेन फोकस है उसका है, वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे है। लेकिन प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो एडवर्टाइज बनाना है, उसके लिए एफिशिएंसी किस पे है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पे। तो वो उसको करता आ रहा है रेगुलरली, तो उसको पता है कि किस तरह से एडवर्टाइज बनते हैं। तो हमने वही काम किसको सौंप दिया? हमने एडवर्टाइज का काम सौंप दिया किसको? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, और हम अपना काम फोकस करते रहे प्रोडक्शन में। तो यही होता है, क्या है, एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दूसरे से किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए जो हमारे लिए क्या है, ऑक्सिलरी है। जरूरी तो वो भी है, लेकिन उतनी जरूरी नहीं है जितना कि मेन एक्टिविटी होती है। तो ये बोला कि आउटसोर्सिंग इज येट अनदर ट्रेंड दैट इज रेडिकली रिशेपिंग बिजनेस। देखिए, होता है आजकल क्या है ना, आजकल क्या है कि हम ये सोचते हैं कि जो ऑक्सिलरी सर्विस है उसके लिए एक यूनिट इस्टेब्लिश करने में हमारे पास क्या होगा, पैसा इन्वेस्ट होगा। जैसे मैंने अभी बताया था, मैं अगर ट्रैक्टर खरीदूंगा तो 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे, और उसका यूज़ क्या है? और उसका यूज़ ये है कि लगभग हमें साल भर में 1 या 2 बार ही उसको यूज़ करना है। तो क्यों ना, जब ये काम हमें केवल साल भर में 1 या 2 बार करना है, तो इसके लिए हम क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें किसी से, और 1 या 2 बार का हम क्या करते हैं, उसे रेंट पे कर दें। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से हम अपना पैसा भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो 2-2.5 लाख की कैपिटल है, उसको अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो उससे ज़्यादा हमारी इनकम भी हो जाएगी, जितना मैंने उसको क्या कराया है, पर मिनट के हिसाब से पेमेंट किया है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा पैसा बच जाता है, अगर ये काम क्या हो जाता है, ऑक्सिलरी नेचर का होता है, प्रिंसिपल नेचर का नहीं होता। तो यहाँ आपको देखो क्या लिया है, इट रेफर्स टू, यहाँ पर से ध्यान रखना, इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट जनरली नॉन कोर का मतलब होता है कोर एक्टिविटीज, जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज है, जो मेन काम होता है किसी बिजनेस का, वो कोर एक्टिविटीज कहलाती है। नॉन कोर मतलब ऑक्सिलरी, जो जरूरी तो है लेकिन उतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है जिसपे कि कंपनी पूरा फोकस करे, ठीक है, तो नॉन कोर कहलाती है। एंड द लेट इवन सम ऑफ द कोर एक्टिविटीज टू कैपिटिव अभी बताऊंगा, कैपिटिव और थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट थे, हम उसको क्या करते हैं, थर्ड पार्टी, हम स्पेशलिस्ट नहीं थे उसमें, हमने क्या किया, किसी और पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि इसमें क्या थी, स्पेशलिस्ट थी। देयर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेने के लिए, एक्सपर्टाइज का, एफिशिएंसी का फ़ायदा, इवन इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि हम क्या चीज़ें बचा रहे हैं,
It refers to long-term contracting out, generally the non-core and of late even some of the core activities, और कुछ में तो core activities में भी हम उसको क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, टू कैपिटिव और थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट विद अ व्यू टू बेनिफिटिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटिव क्या होता है कि अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, कैपिटिव का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने हेतु, उसे बोला जाता है कैपिटिव। अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला जाता है कैपिटिव और थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट, या तो खुद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन का हो या थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट हो, तो ये कहलाता है आपका आउटसोर्सिंग। दिस सिंपल डेफिनेशन लीड्स वन टू द सेलिएंट फीचर ऑफ द कंसेप्ट दैट आर नॉट पिक्यूलर टू एन इंडस्ट्री, बिजनेस और कंट्री बट हैव बिकम अ ग्लोबल फेनोमेनन। तो इसका एक फीचर ये आता है कि जरूरी नहीं है कि हम केवल कॉन्ट्रैक्ट क्या करें, लोकल बंदे से ही करें। तो जो भी स्पेशलिस्ट होगा, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल हो, बड़ी बड़ी कंपनियां तो इंटरनेशनल लेवल से हायर करती हैं, चाहे आपका लोकल लेवल पे हो, तो उसको क्या किया जाएगा, बुला के क्या नाम है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। तो इसके क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, देखिए आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी आउट पर्सन से, किसी दूसरी पार्टी से। लिटरली आउटसोर्सिंग मीन्स टू सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड व्हाट यू हैव हायर टू हिदर टू बीन डूइंग इन हाउस। अपने ही घर में आपने काम कराना है, अपने यहाँ काम कराना है आपकी शर्तों पर, लेकिन करेगा कौन वो काम, कोई और करेगा। आप जितने भी कॉल सेंटर्स देखते हैं, कॉल सेंटर्स हमने कहा कि जैसे मैं जियो का, एयरटेल का कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमने कॉल सेंटर में कॉल किया, तो क्या वो जियो का कॉल सेंटर होता है? नहीं। क्या वो एयरटेल का कॉल सेंटर है? बिल्कुल नहीं। वो किसका कॉल सेंटर है फिर? वो कॉल सेंटर है आउटसोर्सिंग के थ्रू लिया हुआ। देखो, जियो का काम है या एयरटेल का काम है कि किस तरह से कम्युनिकेशन सर्विसेज को और इम्प्रूव किया जा सके, उसको कैसे बढ़ाया जा सके, उसका फोकस है कि स्प्रेड करने में। तो ये जो ग्रीवेंसेज हैं कस्टमर की, उसको हैंडल कौन करेगा? उसको हैंडल करने के लिए जियो अपना सिरदर्द या एयरटेल अपना सिरदर्द नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि भाई देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसके लिए एफिशिएंट जो पर्सन है, जो एक्सपीरियंस्ड है, उसको हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है। तो उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ज़्यादातर एजेंसीज भी देखो, गवर्नमेंट भी क्या करती है, कभी कभार खुद काम नहीं करती, वो ठेके किसी और को दे देती है, कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे रही है कि भाई तुम ये बना के दो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने कोई स्पेशलिस्ट जब नहीं होते हैं, वो फोकस नहीं कर पाती किसी पर्टिकुलर काम में, तो वो दूसरों से काम करवाती है। तो वही है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कंपनीज हैव सो फार अपॉइंटेड देयर ओन sanitation staff for maintaining neatness, cleanness and the overall housekeeping of the premises. That is sanitation and housekeeping function were being performed in house, but of late many companies have started outsourcing these activities. They have entrusted outside agencies to perform these activities. जैसे हम बात करते हैं अपने स्कूल में, हमारे स्कूल में जो काम करने वाले लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, क्या वो विद्यालय के एम्प्लॉय हैं? नहीं, वो विद्यालय के एम्प्लॉय नहीं है। वो विद्यालय के एम्प्लॉय नहीं, यानी कि विद्यालय ने ये क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को। उसको बोला कि भाई ये जो हाउस कीपिंग है, जो विद्यालय की सफाई की जिम्मेदारी आपको है, और इसके लिए आपको हम क्या करेंगे, पैसा देते रहेंगे, और आपने ही क्या करना है, पर्सन्स को हमारे यहाँ क्या करना है, काम पे लगाना है। तो क्या विद्यालय इनको सैलरी दे रहा है? नो। विद्यालय क्या करता है, स्कूल क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर देता है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है उसकी सर्विसेज के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, इन पर्सन को जो सफाई में इन्वॉल्व हैं विद्यालय की, उनको पेमेंट करता है एज अ सैलरी, जो भी है, ठीक है। अब मेन बात क्या आती है, मेन बात यहाँ पर कोई ये आती है कि ये जो वर्कर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, क्या ये विद्यालय के कर्मचारी हैं? नो, ये विद्यालय के कर्मचारी नहीं होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय होते हैं। तो यही तो है, यही बता रहा है कि हाउस कीपिंग का कभी कभार तो क्या पहले क्या होता था, पहले क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता था कि भाई सफाई कर्मचारी में, लेकिन अब इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन पर फोकस करना पड़ता था, उनको देख रेख करनी है कि भाई वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका काम सही हुआ नहीं हुआ। इसकी जगह ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लगे हैं, आउटसोर्स करने लगे हैं काफ़ी सारी उन एक्टिविटीज़ को जो कि बिजनेस के लिए ऑक्सिलरी नेचर की होती हैं। नेक्स्ट है जनरली नॉन कोर बिजनेस। जनरली देखो, काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी कि कोर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, जहाँ पर कोई ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। जहाँ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पर कोई कोर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। मतलब क्या है,
मतलब ये है कि मेरे को अब कई सारी मशीनें खरीदनी है, करोड़ों रुपए की है। अब मैंने कहा यार इतनी मशीनें कहाँ खरीदूं, मेरा जो साथ वाला है एक बिजनेसमैन, उसके साथ हाथ मिला लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके पास भी एक मशीन है, मेरे पास भी एक मशीन है, दोनों मिलकर खुद का दोनों का एक साथ प्रोडक्शन करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग आउट है। या फिर उसको बोल दे कि भाई तू ये प्रोडक्शन कर दे मेरे लिए, ठीक है। जनरली क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, हम बात करेंगे जैसे कार मैन्युफैक्चरर हो गया, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हो गया, क्या उनके यहाँ सारे पार्ट्स बनते हैं? नहीं। जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट वो किसी छोटी छोटी कंपनीज को दे देते हैं, वो अपने यहाँ नहीं बनाते। वो अपने यहाँ किसका काम करते हैं? केवल इंजन के रिफाइनमेंट का, इंजन के डेवलपमेंट का। और जो ये ब्रेक शू हो गया, ब्रेक्स हो गया, वायर्स हो गया, बल्ब हो गया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये लोग नहीं करते। ये लोग कहाँ से हायर करते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये हायर करते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ें किसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं? ये छोटी छोटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो ये भी है, अब क्या है, आउटसोर्सिंग का ही एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। तो ये नॉन कोर एक्टिविटीज़ में ही जनरली क्या करते हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। कभी कभार कोर एक्टिविटीज़ में भी किया जाता है। प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैपिटिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। फिर से कैपिटिव वर्ड आ गया। देखो प्रोसेस मतलब होता है कि किसी काम को करने की एक क्या होती है, रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, रेगुलर स्टेप्स होते हैं, उन्हें प्रोसेस कहा जाता है। Think of a large multinational corporation that deals in a diverse product and markets them to a large number of countries. और वो large a number of processes such as recruitment, selection, training, रिकॉर्ड एंड पेरोल मैनेजमेंट ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रोसेस होती है। वो कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे बेचते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या क्या चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, फिर उनका सिलेक्शन करना है, फिर ट्रेन करना है उनको, फिर उनके रिकॉर्ड भी रखने हैं भाई कि क्या कौन क्या है, कितना सैलरी उसकी है, क्या है। पेरोल मैनेजमेंट है। पेरोल मैनेजमेंट का मतलब होता है उसकी सैलरी वगैरह का मैनेजमेंट करना, पेरोल कहलाता है। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट पेबल, सारे के सारे रिकॉर्ड करना है। कस्टमर सपोर्ट का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल एक ही नहीं है, तो बहुत सारी हैं। ट्रबल शूटिंग, मार्केटिंग आर कॉमन टू ऑल द सब्सिडरीज ऑपरेशन इन द डिफरेंट कंट्रीज. If these processes could be centralized and parceled out to a business unit created especially for this purpose, this would result in avoidance of the duplication of the resources. तो कह रहे हैं कि अगर मैं इंटरनेशनल अलग अलग देशों में सारे काम कर रहा हूँ तो इंडिपेंडेंटली हमको हर एक देश में ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट करना पड़ा ये। तो हम क्या करें कि क्यों ना एक ही जगह पे क्या करें, इन सबका अपॉइंटमेंट करें और सबको वहाँ भेज दें इस तरह से, और सबका एक ही जगह हिसाब किताब रखा जाए। इससे क्या होगा, स्पेस बचेगा। तो हम क्या करें, उसके लिए आउटसोर्स की इस्तेमाल करें। दिस वुड रिजल्ट इन, तो यानी कि जो ये प्रोसेस है, जो ये लंबी प्रोसेस है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, उसे कह सकते हैं पे रोल, इन सब का अलग अलग इंडिविजुअल नेशन में, जहाँ जहाँ आप मल्टीनेशनल काम कर रहे हैं, विदेशों में भी काम कर रहे हैं, वहाँ की जगह हम क्या करें, एक ही जगह रखें और उनकी जो रिकॉर्ड है यहीं से हम क्यों ना भेज दें। तो ये भी क्या कहलाता है, एक तरह से हमारा टाइम बच जाता है, पैसा बचाता है। सेम एक्टिविटीज़, तो यही बता रहा है कि दिस वुड रिजल्ट इन अवॉइडेंस ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रियलाइजेशन ऑफ द एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और हम एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ ब्रांचेज हैं हमारी इंटरनेशनल में, उनकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उनको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो एफिशिएंट है या नहीं है। आउटसोर्सिंग सर्विसेज क्या होती हैं, कैपिटिव सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसको अभी हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। अब यहाँ पर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कैपिटिव सर्विस प्रोवाइडर इज अ सर्विस प्रोवाइडर सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ अ गिवन काइंड टू ओनली वन फर्म, ऑफ अ गिवन काइंड टू ओनली वन फर्म। General Electric is, for instance, the largest captive BPO, business process outsourcing। BPO का मतलब होता है business process outsourcing unit in India for providing certain kind of services to the parent company in the United States as well as to its subsidiary in the other countries, or else these processes may be parceled out to the third party service providers who operate independently in making and providing services to other firms too। कैपिटिव सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं?
कैपिटिव सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका स्थापना की जाती है, जो सेटअप की जाते हैं, प्रोवाइड सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ अ गिवन काइंड, एक स्पेशल सर्विस के लिए ही वो क्या किए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं। उसके अलावा उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि किसी दूसरी तरह की सर्विस दे पाएँ। काइंड ऑफ सर्विस, एक स्पेशल काइंड ऑफ सर्विस ही वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वो कहलाते हैं कैपिटिव सर्विस प्रोवाइडर। जैसे इसने जनरल इलेक्ट्रिक का एग्जांपल दिया है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंडिया में, वो जो इस्टेब्लिश करता है लार्जेस्ट कैपिटिव बीपीओ इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ सर्विसेज टू द पेरेंट कंपनी। जो यूनाइटेड स्टेट्स में उसकी पेरेंट कंपनी है उसको भी वो प्रोवाइड करती है सर्टेन काइंड ऑफ, एक स्पेशल काइंड की सर्विस होंगी ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक की, जो कि अब देखिए क्या है कि इंडिया में है और इसका मेन ऑफिस का है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इंडिया से वो यूनाइटेड स्टेट्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और अदर जो सब्सिडरीज हैं उनको भी वो सिमिलर ही सर्विस प्रोवाइड करता है, सेम ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक ही तरह की, तो वो कहलाता है ओनली वन काइंड ऑफ वन फर्म, काइंड टू ओनली वन फर्म, एक ही फर्म को प्रोवाइड करता है, तो ये कहलाता है कैपिटिव। देखिए कैपिटिव में क्या होता है, कैपिटिव में सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, अपनी ही फर्म का पार्ट होता है। जैसे मान लिया जाए हमने बात करी कि जैसे यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक की एक जो ब्रांच है इंडिया में, तो वो भी तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक की है ना, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक का ही एक सब्सिडरी यानी कि जो इंडिया में इस्टेब्लिश है वो किसको सर्विस दे रही है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक को ही सर्विस दे रही है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे टाटा की एक कंपनी है, टाटा ने मोटर्स है, टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी एक सब्सिडरी बना दी, एक छोटी कंपनी जो कि क्या करती है, ऑटो पार्ट्स के, ऑटो ये इंजन पे काम करती है और इसके रिफाइनमेंट पे काम करती है। ये क्या करती है, छोटी छोटी स्मॉल पार्ट्स वगैरह बनाने का काम करती है। तो ये क्या है, ये जो अपने ये जो छोटी बिजनेस है ये क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है वो किसको देगी, फर्म को ही देगी। अपने लिए किसके लिए बना रही है, अपनी जो जिसे बोल सकते हैं कि हेड ऑफिस को ही प्रोवाइड करने के लिए दे रही है। तो ये यहाँ पे को ध्यान रखना, ये एक ही तरह की सर्विस देगी, वो भी किसको, अपनी ही फर्म को देगी। कैपिटिव का मतलब हुआ यहाँ पे को अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, वो किसी दूसरी कंपनी का पार्ट नहीं होता। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे को टाटा की ही क्या है, सब्सिडरी कंपनी होती है, तो इसीलिए बोला जाता है कैपिटिव। इसको क्या बोला जाता है, कैपिटिव, मतलब कोई दूसरा नहीं होता इसमें, आउटसोर्स यानी कोई दूसरा पर्सन नहीं होता, बल्कि एक अलग यूनिट होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे इसमें है स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग का। स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग यानी कि आउटसोर्सिंग का स्कोप कहाँ कहाँ है हम देखेंगे। स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग में ग्लोबल भी होता है, लोकल भी होता है, नॉन आईटी बेस्ड, आईटी बेस्ड, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। ज़्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही आउटसोर्स किया जाता है, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उसको भी यूज़ किया जाता है। तो हमारे जो कोर्स में है मैं आपको बता दूं, तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी आउटसोर्सिंग में। जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, कि जो सिलेबस में नहीं है उसको हम अभी छोड़ देंगे, ठीक है। स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग में इसने इंडिविजुअल डेफिनेशन नहीं दी, फिर भी हम देख लेते हैं। आउटसोर्सिंग कंप्राइजेस 4 की सेगमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसको मैं अभी डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि देखो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मैं किसी भी एक मोबाइल, चलो एप्पल का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एप्पल आप जानते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की। तो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है कि यार देखो उसके जो यूएस में जो वर्कर्स हैं और वहाँ का जो लेबर है वो बहुत महंगा है। तो उसने क्या किया कि भाई वहाँ अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्यों ना हम प्रॉफिट को कमाएं, प्रॉफिट को बढ़ाएं, और किस तरह से कॉस्ट को कम करके, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके। तो उसने अपना सेंटर खोल दिया चाइना में। उसने पहले क्या खोला था, चाइना में एक सेंटर खोल दिया। एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी एक कंपनी के साथ कि मेरे दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग, मेरे जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, मैन्युफैक्चर करो और उसको असेंबल करो, ठीक है। तो वहाँ पर को ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, लिखा होता है एप्पल कैलिफोर्निया असेंबल्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना।
तो ये चाइना में क्यों मैन्युफैक्चर हो रहा है? ये हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग करने का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, इसी तरह से रिसर्च भी की जाती है किसी और को, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, और उसी तरह से होता है कॉन्ट्रैक्ट सेल, किसी सामान को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एंड इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि जब हम इन्फॉर्मेटिक्स आईटी को हम ले लेते हैं किसी दूसरी कंपनी की फैसिलिटी से, जैसे आईटी की TCS हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारी की सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो क्या करती हैं? स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, स्पेशलिटी है इनमें कई सालों की। विप्रो हो गया, तो ये सारे के सारे काम करें किसमें? इन्फॉर्मेटिक्स में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। The term outsourcing has more popularity come to associated with IT enabled services for the business process outsourcing, BPO, business process outsourcing। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। बिजनेस की जो प्रोसेसेस होती हैं, कोई भी प्रोसेस होती हैं, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, सेल प्रोसेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो गया, तो इन सारी प्रोसेस को कोई दूसरा, यानी कि बिजनेस में कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी एक एक्टिविटी या दो एक्टिविटी को किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना, ये BPO कहलाता है। किसी क्या कहलाता है? BPO कहलाएगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहलाएगा। नीड फॉर आउटसोर्सिंग, भैया आखिर ज़रूरत क्या है नीड फॉर आउटसोर्सिंग की? आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? कि भाई हम फोकस कर सकें, अटेंशन कर सकें, किस में अटेंशन कर सकें? हमारा जो मेन काम है उस पर हम फोकस कर सकें, बाकी के ऑक्सिलरीज काम को दूसरा करते रहेगा, तो हम क्या कर पाएंगे? अपनी जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है जो गुड्स की, उस पर फोकस कर पाएंगे, जो सर्विस की क्वालिटी है उस पर फोकस कर पाएंगे। अगर हम दूसरे कामों में उलझ जाएंगे, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे कामों में ही उलझ के रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो मेन काम है उसकी क्वालिटी घट जाएगी, उसकी सर्विस की, या तो गुड्स की क्वालिटी घट जाएगी या सर्विस की क्वालिटी कम हो जाएगी, और मार्केट से कस्टमर जाता रहेगा। तो वो फोकस करना चाहता है कि भाई हम इस काम को करेंगे, मैं टेंशन नहीं लूँगा कि भाई ये क्या होगा वो क्या होगा, दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब टेंशन खत्म हो गया। दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देने से क्या हो जाता है? हम काम अपने फोकस कर सकते हैं काम पे। क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, कुछ काम देखो क्या होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और कोई एक इंडिविजुअल बिजनेस सब में क्या नहीं होता? निपुण नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? तो वो निपुण नहीं हो सकता। तो वो क्या करता है कि इन जो ब्रांचेज हैं, जो ये काम की अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, इनको किसी ऐसे, जिसे बोल सकते हैं कि ट्रेंड स्टाफ से, यानी कि ट्रेंड एक्सीलेंस, और जिसे बोल सकते हैं कि एफिशिएंट कंपनी से या फिर पार्टनर से इस काम को करवाता है, जिसको इसकी बहुत अच्छी से जानकारी होती है। और क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्म सभी एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली नहीं कर सकती, उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? उसका नुकसान हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करती है? एक्सीलेंस को प्राप्त करने के लिए वो ये काम किसी ऐसी फॉर्म को देना चाहती है जिसके कारण वो क्या हो जाए? कम समय में भी हो जाए, वेस्ट भी ना हो, और बहुत अच्छे से वो परफॉर्म किया जा सके। तो ये होता है आपका क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी? देखिए मैंने अभी बताया था कि मैं अगर किसी काम को करना चाहता हूँ, मैं अपने खेतों को जोतना चाहता हूँ या प्लॉ करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लंबा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 2-2.5 लाख रुपए का। फिर उसमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ मुझे वो सीखना भी पड़ेगा, वो कैसे चलती है मशीन वगैरह। तो इतने सारे काम के साथ इतना पैसा लगाने के बाद मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। और मुझे केवल 1 या 2 बार ही साल भर में, या 3 बार ही मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके बाद मुझे क्या करना है? 600 या 700 रुपये अधिक से अधिक पेमेंट करने हैं, पर मिनट के 14 या 15 रुपये पेमेंट करने हैं। मेरा खेत भी क्या हो जाएगा? अच्छे से प्लॉ हो जाएगा एफिशिएंटली, और उसको क्या हो जाएगा? वो निपुण है उसमें, क्योंकि वो लगातार वो काम कर रहा है, और लगातार कोई काम किसी चीज़ को करता है तो उसमें क्या जाती है? उसकी एफिशिएंसी आ जाती है, और इसके कारण हमारी क्या हो जाती है? कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। एक तो एक्सीलेंस मिल गया हमें, और उसी के साथ हमें कॉस्ट भी कम पड़ जाती है। ग्रोथ थ्रू अलाइंस, ग्रोथ थ्रू अलाइंस का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी दूसरी पार्टी को क्या कर रहा हूँ? इन्वॉल्व कर रहा हूँ अपने काम में, तो मैं तो अपना फोकस कर पा रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग में, मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी तो इनको दे रखे हैं ना, तो इनका तो भी तो बिजनेस बढ़ेगा ना। तो मैं बढ़ूंगा तो यानी कि मेरा बिजनेस अगर रेज होगा, बढ़ेगा, तो ये जो अलाइंसेज हैं इनका भी तो बिजनेस बढ़ेगा, बिकॉज आई हैव
गिवन द कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव मेड द कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टीज, इन पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और इन पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में इन पार्टीज का भी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, इन पार्टीज का भी ग्रोथ होगा। तो इसीलिए ग्रोथ थ्रू अलायंस, तो यहाँ पर को एक ही का नहीं ग्रो होता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करता, बल्कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ग्रो करते हैं। फ्लिपिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ऑब्वियसली देखो हर एक सेक्टर अब यहाँ ग्रो करने लगा। अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन सारे काम करेगा ना, तो वो खुद डेवलप कर पाएगा और एक्टिविटीज़ भी उसकी इंप्रूव नहीं हो पाएंगी, और वहाँ पर को क्या होगा कि जो सेक्टर्स हैं, एक ही सेक्टर क्या करेगा, वहाँ पर को काम करेगा। लेकिन यहाँ पर वो क्या होता है, 10 एक्टिविटीज़ में एक में IT सेक्टर इन्वॉल्व हो गया, एक में क्या हो गया जिसे हम बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट वाला सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व हो गया, एक में बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्व हो गया, एक में क्या हो गया आपका, तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया आपने। तो यहाँ पर कोई ये सारे सेक्टर अगर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, मतलब इन सब लोग क्या करेंगे, ये सब लोग यानी कि सारी ब्रांचेस, सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, इनकम रेज होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो ये थे आज का कुछ जिसे बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग एंड नीड फॉर आउटसोर्सिंग। नीड फॉर आउटसोर्सिंग ध्यान रखना इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। जो आगे का टॉपिक है हम देखेंगे कंसर्न ओवर। कंसर्न का मतलब होता है लोग क्यों चिंतित हैं, आखिर लिमिटेशन क्या है। कंसर्न का मतलब यहाँ पे कोई ये मत समझना है कि कंसर्न उस पर हुआ जाए। कंसर्न का मतलब होता है यहाँ पर को माना जाए कि आखिर लोग आउटसोर्सिंग को मना क्यों कर रहे हैं, लिमिटेशन क्या है इसकी कमियाँ क्या क्या हैं, क्यों आउटसोर्सिंग को हम छोड़ देना चाहिए, इसको हमने क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इट विल डिस्कस्ड लेटर ऑन। वैसे इसको अभी डिस्कस किया जा सकता है, 2-4 पॉइंट ही हैं बेटा, इसको मैं फिनिश ही कर देता हूँ, बहुत ईजी सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लिमिटेशन क्या क्या है, लिमिटेशन क्या रहेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती है। ऑब्वियसली देखिए क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने सारे कामों को अलग अलग पार्टीज से करवाएगा तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग पार्टी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो जिसके कारण जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो नहीं बनी रहती है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि जो मेजर पार्ट है उसको कॉन्फिडेंशियल रखता है वो, जो ऑक्सिलरी पार्ट है उसके लिए उसको, लेकिन फिर भी एक कंसर्न माना जाता है, कंसर्न है ना, इसलिए कंसर्न माना जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती है। यहाँ पर कोई ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वेट शॉपिंग। यहाँ स्वेट का मतलब होता है पसीना। स्वेट शॉपिंग का मतलब होता है फर्म्स क्या करती हैं कि पसीने का इस्तेमाल करती हैं लेबर के, मजदूर के, ठीक है, एज द फर्म दैट आउटसोर्स सीक टू लोअर देयर कॉस्ट। क्योंकि हम तो आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विस की। तो हमारी तो कॉस्ट कम हो रही है, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की। बट दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लो कॉस्ट मैन पावर ऑफ द होस्ट कंट्री। हम क्या करें, लो कॉस्ट मैन पावर का यूज कर रहे हैं उसको लंबे समय तक। मोरेवर इट इज ऑब्जर्व दैट whether it is manufacturing sector or the IT sector, what is outsourced is the kind of component or work that does not much build the competencies and capabilities of the outsourcing partner beyond the skill needed to the comply with the rigidly prescribed procedure methods. So what the firm that go in for outsourcing look for it the doing skills rather than development of the thinking skills। क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आउटसोर्स करता है तो ये तो अपनी कॉस्ट को कम कर पा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है कि हम देखो, हम आउटसोर्सिंग के लिए क्या कर ढूंढते हैं, आउटसोर्सिंग के लिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे जो एफिशिएंट भी हो, जो सस्ता भी पड़े, जो सस्ता भी पड़े। देखो इसीलिए यूएस की कोई कंपनी चाइना क्यों जा रही है, क्योंकि चाइना में लेबर क्या है, कम रेट पे मिल रहे। तो वहाँ पर कोई लेबर से क्या किया जा रहा है, एफर्टलेसली काम किया जाता है, पेमेंट उनको कम दिया जा रहा है। मतलब पेमेंट क्या किया जा रहा है, कम दिया जा रहा है, लगभग लंबे समय से काम किया जाता है और उन पर क्या किया जाता है, थोपा जाता है। तो उनके जो ये पसीना है यानी कि जो मेहनत है उसके लिए कम पेमेंट दिया जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं स्वेट शॉपिंग। उस स्वेट का इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन। उनको पेमेंट कम हो रहा है और उनके पसीने का, उनके एफर्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके द्वारा, बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन, आउटसोर्सर जो आउटसोर्स कर रहा है उसके लिए भी। तो एथिकल कंसर्न्स भी हैं। एथिकल कंसर्न्स बोला जाता है
थिंक ऑफ अ शू कंपनी दैट इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग टू अ डेवलपिंग कंट्री वेयर दे यूज़ चाइल्ड लेबर वुमेन। तो ये कह रहे हैं कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे हमने देखा ठेकेदार क्या करते हैं, औरतों को भी काम में लगा देते हैं, बच्चों भी काम में लगाते हैं और उनको थोड़ा बहुत पेमेंट कर देते हैं, थोड़ा बहुत पेमेंट करते हैं। क्या हो गया इससे क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर के पैसे बच गए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के पैसे तो बच गए, लेकिन क्या हुआ, एथिकल लॉस तो हो गया ना, जिसे बोल सकते हैं नैतिकता का पतन, नैतिक लॉस भी है। इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ये ऐसा कुछ केसेस में देखा जाता है जहाँ पर को ध्यान रखना, ऐसी कंट्री जैसे हम बोलेंगे आपको एक एग्जांपल जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर को मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, या फिर आपके अफ्रीकन नेशंस हो गया। तो यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जनरली क्या करते हैं, ये बच्चों को, छोटे बच्चों को हो गया, या फिर इंडिया में भी काफ़ी जगह देखा जाता है, या फिर औरतें हो गया, इनको क्या करते हैं, काम पे लगा लेते हैं। काम पे लगाने का मतलब क्या है, अगर ये यंग और एनर्जेटिक पर्सन्स को लगाते हैं तो उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। इनको लगा के क्या है, थोड़ा पेमेंट कर देगा और कुछ बोलेंगे भी तो इनको निकाल देंगे, कुछ बोल भी नहीं सकते, तो इनको कम पेमेंट पे रख लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, नैतिक पतन है। रिसेंटमेंट इन द होम कंट्रीज, रिसेंटमेंट इन द होम कंट्रीज, होम कंट्री के लिए देखो ये वाला जो कंसर्न है कब है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ, ये इंटरनेशनल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, अब देखिए कहते हैं इन द कोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मैन्युफैक्चरिंग दूसरे से मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर IT बेस्ड सर्विसेज, व्हाट इज अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टेड आउट इज एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स। तो हम क्या कर रहे हैं, वैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जॉब या एम्प्लॉयमेंट का। तो क्या हो रहा है कि होम कंट्री में हम अगर कॉन्ट्रैक्ट दे देते तो क्या होती, हमारे देश की जो कंपनी है उसका वेल्थ बढ़ता, हमारे देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता, हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। लेकिन अगर हम यही कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, विदेश से कर रहे हैं, अलग कंट्री से कर रहे हैं, तो हमारी होम कंट्री के लिए क्या हो रहा है, रिसेंटमेंट है, हम रिसेंट कर रहे हैं, हम वहाँ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, दिस में कॉज रिसेंटमेंट बैक इन द होम कंट्री, दैट इज country from which the job is being sourced out, particularly if the home country is suffering from the problem of unemployment। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बेटा इतना ही, अगली वीडियोस में हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।